हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पहले के 2 वीडियो मैंने अपलोड की है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैंने पहले की वीडियो में आपको सब कुछ बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 एक्ट है 1872 का, और 25 अप्रैल 1872 25 ऑफ अप्रैल 1872 को ये इनेक्ट हुआ था, पास किया गया, इनेक्ट किया गया था, पारित किया गया था। गवर्नर जनरल जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम की, क्योंकि ब्रिटिश टाइम का ये एक्ट है तो उस टाइम में ये लागू हुआ था। और 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। आपको पता है 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। इसके अंदर टोटल जो चैप्टर है, चैप्टर 11 है, शेड्यूल इसकी 1 है जो रिपील हो चुकी है। पूरे इसके ओवरऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन होते थे 1 से लेकर 266 तक सेक्शन होते थे, लेकिन कुछ एक बीच में से सेक्शन हटा के इनके सेपरेट एक्ट बन गए हैं। आज भी वह है लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं है, सेपरेट एक्ट के अंदर है। और उन सेपरेट एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है। ठीक है, अब बात आती है आगे से आगे अपन चलते हैं। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका प्रियम्बल आपको पता है। ये डिफाइन और अमेंड करने के लिए सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली टू सर्टन पार्ट्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट को ये डिफाइन और अमेंड करता है। उसके बाद की बात आती है, तब ये कहता है शॉर्ट टाइटल ऑल ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल है। ठीक है, पहले ये जम्मू और कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं था, और बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा है 370, धारा नहीं होती, आर्टिकल जो अनुच्छेद है 370 को हटाकर मतलब ऑल ओवर जो इंडिया है उस पर लागू कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। उसके बाद इसका सेकंड जो आता है सेविंग क्लोज में ये लिख रखा है कि अगर कोई जहाँ पर रूढ़ी या कस्टम या यूजेस की बात होती है या जहाँ पर कोई प्रोविजन एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं छेड़ेगा। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लोज है, जिसमें मैंने पहले ही बताया था आपको, ए प्रपोजल के बारे में कहता है। यहाँ पर ब्रिटिशर जो थे ऑफर शब्द ज़्यादा यूज़ किया करता था। ऑफर को ही प्रस्तावना जिसे हिंदी में कहते हैं या प्रस्ताव जिसे हिंदी में कहते हैं, उसे ही प्रपोजल का नाम दिया गया। जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने के लिए कहता है और उसकी ऐसी सम्मति या सम्मति प्राप्त करता है या इच्छा प्राप्त करता है, वही चीज़ क्या कहलाती है? प्रस्ताव कहलाती है। ठीक है, तो सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज नोन एज ऑफर या प्रपोजल। यहाँ पर ऑफर शब्द यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट टू डायरेक्ट चलना। यहाँ पर शब्द अपना प्रपोजल यूज किया गया है, तो प्रपोजल ही आप यूज करेंगे। जैसे हिंदी में प्रस्तावना के नाम से बोला गया है, प्रस्ताव भी नहीं बोला गया है, प्रस्तावना के नाम से बोला गया है। 2 के अंदर प्रॉमिस वचन की बात करता है। ठीक है, जब ये ही ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, एंड जब प्रस्तावना आपकी स्वीकृत कर ली जाती है, उस वो ही वचन का रूप बन जाता है। सी इसका प्रोमिसर और प्रोमिसी है। ठीक है, जो वचन देता है वो प्रोमिसर, जो वचन लेता है वो वचन ग्रहीता होता है, प्रोमिसी होता है। डी इसका है मतलब कंसिडरेशन के बारे में कहता है। डी कंसिडरेशन क्या है कि जो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होता है, प्रोमिसी की इच्छा पर डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और कोई कार्य कर देना या उससे विरत रह जाना, वही चीज क्या बनती है? कंसिडरेशन बनती है। ठीक है ना, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। केवल सेक्शन 25 को छोड़कर जिसमें अपवाद दे रखे हैं। ठीक है, और अपवाद सब जगह होते हैं, हर चीज के होते हैं, हर सेक्शन के साथ पढ़े जाएंगे, लेकिन जनरल रूल इज दैट विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, शून्य है। उसके अलावा ई है एवरी प्रोमिसेस, जो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन टू ईच अदर है, वो क्या कहलाएंगे? एग्रीमेंट कहलाएंगे। एफ में रेसिप्रोकल, ठीक है, शायद व्यतिकारी वचन के बारे में दे रखा होगा। 1 मिनट में हिंदी में नाम कंफर्म कर लेती हूँ इसका, व्यतिकारी ही होना चाहिए। हाँ, आई एम राइट, व्यतिकारी वचन है। व्यतिकारी का मतलब है कि प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन टू ईच अदर। कहने का मतलब है, जैसे मेरे से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको आपसे मुझे 10 किलो
10 किलो मान लो कोई भी तेल खरीदना है, ठीक है, पेट्रोल खरीदना है, मान लो 10 लीटर पेट्रोल खरीदना है, तो 10 लीटर पेट्रोल खरीदने का किसी ने मेरे को वचन दिया, तो वो सॉरी वचन क्या दिया, ऑफर दिया, प्रस्ताव किया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मुझे जो उस 10 लीटर पेट्रोल के बदले अगले पार्टी को पैसे देने हैं, और अगली पार्टी का क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि वो मुझे 10 लीटर पेट्रोल जहाँ पर भी समय, स्थान और पैसे तय है उस हिसाब से वो डिलीवरी करेगा, ठीक है। अगर मैं पैसे पेमेंट नहीं करती हूँ तो अगली पार्टी भी बाध्य नहीं है, ठीक है, बाउंड नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, परफॉर्म करे, ठीक है। ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जिसके अंदर एक दूसरे के लिए क्या होता है, प्रतिफल होता है। मेरे लिए प्रतिफल क्या है कि मुझे 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा, उसके लिए प्रतिफल क्या है, उसको उसके बदले में पैसा मिलेगा, ओके। आगे चलते हैं अपन। वॉइड, वॉइड का मतलब शून्य, और शून्य कौन से होंगे, जो आप लोग द्वारा कोर्ट में जाके जज साहब के सामने नहीं बोल सकते, जनाब मेरे को ये चीज़ दिलाओ, ठीक है, या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा पूरा करवाओ, ये वादा मेरा पूरा करवाओ। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। और उसके बाद है, ये एच के अंदर दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नॉट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आई के अंदर वॉइडेबल, एक पार्टी, एक पक्ष के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जे के अंदर ये बता रखा है कि जो सीज टू एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं वो वॉइड करार हो जाते हैं, और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो अभी अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था पहले के लेक्चर में। अपन आगे चलते हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। चैप्टर फर्स्ट कहता है ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। 3 चीज़ों के बारे में कह रहा है, कम्युनिकेशन संसूचना, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, और एक्सेप्टेंस स्वीकृति और स्वीकृतियों का प्रतिग्रहण का या प्रतिसरण, ठीक है। रिवोकेशन को क्या बोल रखा है, प्रतिसरण के विषय में बताना। रिवोकेशन का सिंपल मीनिंग याद रख लो, कैंसिलेशन होता है, किसी चीज से को वापस ले लेना। जैसे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कैंसिल कर दिया, इट इज रिवोकेशन, सीधा सा है। रिवोकेशन इज अ लीगल टर्म, प्रतिसहरण भी लीगल टर्म है, याद अपन को इन्हीं से रखना है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उनको सिंपल कर सकते हैं चीज़ों को, और करनी ही पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सेक्शन 3 है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसहरण के बारे में कहता है, ठीक है। The communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance, I hope सभी के बैलेट अपने पास होंगे, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में आप ले साथ में रखें, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी खुद लॉ के स्टूडेंट भी हूँ, मैं अपने आप को टीचर नहीं मानती हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, ठीक है। तो मेरा बस नॉलेज है, हो सकता है आप लोगों से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो मैं उसी को ही बस डिपार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको अगर अच्छे से समझना है मेरी बातों को, तो आप अपनी किताब, अपना डायरेक्ट अपनी पूंजी को साथ में रखें, ओके। The communication of a proposal, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party, ठीक है। ये तीनों चीज़ें किसके द्वारा की जा सकती है, या तो कोई पार्टी एक्ट कर दे, जैसे कि एक्ट कर दे से फॉर सिंपल, जैसे मैंने अभी 10 लीटर पेट्रोल खरीदने का बताया आपको, तो मैंने एक्ट कर दिया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है, या ओमिशन कर दे, कोई भूल ऐसी कर दे जिससे वो ऑटोमेटिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, ऐसी चीज़ें ये कम्युनिकेशन, रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस हो जाए, ठीक है। एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, ठीक है। तो जो इसका इफेक्ट डालते हैं कार्य या कोई भी ऐसी भूल करके, ये तीनों चीज़ें की जा सकती है। भूल कैसे हो सकती है, जैसे मुझे 10 तारीख को ये पेमेंट करना था 10 लीटर पेट्रोल का, तब वो मेरे को डिलीवरी देता, अब मैंने किया ही नहीं उसको पेमेंट, मैंने भूल कर दी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की मंशा है, लेकिन मैंने भूल कर दिया, ओमिशन कर दिया, तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती है बाय एक्ट और ओमिशन, इसमें इतना सही याद रखना, बाय एक्ट और ओमिशन हो सकता है। सेक्शन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा। संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है तब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसके वह की गई है। कहने का मतलब है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, देखो इसमें 3-4 चीजें दे रखी है। पहली बात तो दे रखा
पहला कम्युनिकेशन दे रखा प्रपोजल का, और प्रपोजल का क्या कह रहा है, प्रपोजल का कब पूरा होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको ये किया गया है उसकी नॉलेज के अंदर आ जाता है, जिसको ये किया गया उसके नॉलेज में। जैसे मैंने एक लेटर पोस्ट किया बी को, और बी को वो लेटर प्राप्त हो गया, ठीक है, उसके नॉलेज में आ गया, दैट इज मतलब ये प्रपोजल का क्या हो सकता है, हो जाएगा सॉरी कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है, उसकी संसूचना हो जाएगी, मतलब अगले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैंने इस तरीके का प्रपोजल उससे किया है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें और दे रखी है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी चाहिए, तो इसमें दो प्रकार के एक्सेप्टेंस, पहला तो अपन ने प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम्स टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको वह किया गया उसको वह प्राप्त हो जाए है या उसको वह पता चल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, मतलब प्रपोजल की पूरी हुई मान ली जाएगी। अब बात आती है कि जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वह कैसे पूरी हुई मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हुई मानी तब जाएगी, दो व्यक्तियों के बीच में है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर दे रखा है। देखो इसमें मैं एक बार हिंदी में पढ़ के आपको ये चीज बताती हूँ। प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण इट इज मीन एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, प्रस्तावक के विरुद्ध, प्रपोजर के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारिषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति के बाहर हो जाए, ठीक है, तो उसके मतलब शक्ति के बाहर हो जाए तब वह मान ली जाती, ठीक है। तो कब कंप्लीट हो गए, जब मतलब उसकी शक्ति के बाहर हो जाता है, ठीक है। एक लाइन और पढ़ लेते फिर एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब मानी चाहिए, प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, ठीक है, प्रस्तावक जो प्रपोज कर रहा है उसके ज्ञान में आ जाती है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो कोई लेटर पोस्ट करना था, ए और बी ने ए को एक लेटर पोस्ट करना था बी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहली लाइन जो दे रखी है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूरी मानी जाएगी, जब बी की तरफ से वह लेटर पोस्ट कर दिया। देखो बी ने लेटर लिखा और लेटर पोस्ट कर दिया, अब लेटर पोस्ट करने के क्या बाद वो वापस रजिस्ट्री से तो वो वापस चल गया, रजिस्टर वो जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट करवाई है उसने वहां से चला गया। अब उसके कंट्रोल में है क्या, नहीं कंट्रोल में है, वो तो पोस्ट ऑफिस वालों के कंट्रोल में नहीं है, वो तो आगे से आगे हिलता डुलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जब बी के कंट्रोल मतलब बी की तरफ से कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट बी की तरफ से जब मानी जाएगी जब बी ने लेटर भेज दिया, ठीक है ना, लेटर भेज दिया और लेटर उसकी शक्ति से बाहर है, ठीक है। और ए की तरफ से एक्सेप्टेंस, जब ए को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, ए की तरफ से कब मानी जाएगी, जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट जब ए को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर लेटर जब ए को मिल जाएगा तो ए की तरफ से मानी जाएगी और बी की तरफ से जब मानी जाएगी जब उसने उस लेटर को पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस प्रपोजर की तरफ से और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर की तरफ से मैंने ये चीज बता दी। अब बात आती है द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब रिवोकेशन जो प्रति रद्द करना है, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है और जैसे ये पोस्ट वाला है और उसको पोस्ट करना ही नहीं है, तब कब होगी, तो ए की तरफ से कब होगा, ए ऑफर को रिवोक कर सकता है जब बी एक्सेप्टेंस पोस्ट ना करे, ठीक है ना, मतलब पोस्ट ही ना करे, पोस्ट करने से पहले जैसे मान लो ए ने बी को लेटर भेजा, ठीक है, और लेटर पहुंचने में मान लो 3 या 4 दिन लगे, लेकिन अब ये अभी 21वीं सदी में चल रहा है और उसने फटाफट फोन करके मना कर दिया, ठीक है। आज मान लो सुबह 10 बजे उसने लेटर पोस्ट किया और 11 या 12 बजे या इसी दिन के दौरान उसने मना कर दिया फोन करके कि नहीं मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट ये सबमिट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो पोस्ट करने से जब बी एक्सेप्टेंस पोस्ट ना करे, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस उसके पास तो पहुंची नहीं है, पहुंच के वो उसको देखता है जवाब देता, उससे पहले ही ए ने मना कर दिया तो रिवोकेशन हो गया ए की तरफ से। और बी एक्सेप्टेंस को रिवोक कब कर सकता है, जब ए तक ना पहुंचे, लेटर ए तक, जैसे मान लो उसने बी ने अपनी एक्सेप्टेंस बताएगा, ठीक है, फोन के माध्यम से बता सकता है, टेलीग्राम अब है नहीं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो पहले आते थे ना टेलीग्राफ जिसे बोलते थे वो नहीं है अब, ठीक है ना। तो
हाँ, और पत्र के माध्यम से, पत्र पे कोई लिखता नहीं है, ठीक है ना। कोई और भी गाली बहुत लिख सकता है, बाकी नहीं लिखता कोई पत्र, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेजेस चलते हैं। तो अब तो ये सारी चीज़ें नहीं है, पर ब्रिटिश काल की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और कई कई जगह काम भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो होंगी ही ऐसी जगह जहाँ पर ऐसी सुविधाएं अभी भी चालू है। तो अब बी की तरफ से एक्सेप्टेंस कब रिवोक मानी जाती है? जब तक वह एक्सेप्टेंस ए तक ना पहुंचे। मतलब वो पोस्ट कराने से पहले पहले या पोस्ट उसने करा दिया तो उसकी एक्सेप्टेंस पहुंचनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ए तक ए स्वीकार नहीं करना चाहिए, उससे पहले पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता है। स्वीकार करने से पहले कभी भी रिवोक कर सकता है। जैसे कि मान लो बी अगर अपनी स्वीकृति भेज देता है वापस उसी पोस्ट से, और उसे लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो पोस्ट लेटर पोस्ट जाएगा 3 दिन बाद उसके पास है। उससे पहले फोन पे वो भी मना कर देता है कि नहीं, आपका पहले तो मेरा ये विचार था करने का, अब विचार नहीं है मेरा करने का, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 चीजों के प्रति, ठीक है, प्रपोजल की कम्युनिकेशन बता रखिए, फिर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन बता रखिए, फिर रिवोकेशन की कम्युनिकेशन बता रखी है, ठीक है ना। रिवोकेशन की मैं पढ़ लेती हूँ। द कम्युनिकेशन ऑफ ए रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। देखो इसमें समझ में तो बहुत जल्दी आ जाती है ये चीज, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है क्योंकि इसमें 3 चीजों की दे रखी है, ठीक है ना। तो इनको बार बार थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सेक्शन है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेरे को यही सेक्शन सबसे बेकार लगता है, ठीक है, और समझ में भी नहीं आता उल्टा पुल्टा। तो सीधा सीधा ही देख देते एक बात का, लेकिन अब करे क्या, ठीक है। कानून तो कानून है, बहुत सारी चीजें ऐसी अपन को झेलनी पड़ेगी। As against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेना आप, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी यही बातें कह रखी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट सेक्शन वाले, तो वो तो जरूर देखना। पिछले आर्जस में एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे चले, आगे क्या है देखो। सेक्शन 5 में दे रखा है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है। अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, ठीक है। वही बात कह रखी है कि जो प्राप्त करता है उससे पहले कभी भी वो अपनी एक्सेप्टेंस दे, उससे पहले पहले आप कभी भी रिवोक कर सकते हो, ठीक है ना। कभी भी रिवोक कर सकते हो, जिससे पहले वो अपनी स्वीकार करे। स्वीकार करने से पहले पहले ही मना कर दो, हाँ करे उससे पहले पहले मना कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। और एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टर ऑल, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन जब हो जाती है कंप्लीट, उससे पहले कभी भी कर सकता है लेकिन उसके बाद में नहीं। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, शायद आया हुआ भी है क्वेश्चन में, एग्जाम में आया हुआ है, याद नहीं है कौन से सन में आया था लेकिन आया जरूर था। ए प्रपोजेज बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू बी सेल हिज हाउस। ए अपना घर बेचना चाहता है बी को, ठीक है ना। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय द लेटर सेंटर, ये तो सिंपल सा हो गया, बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। पोस्ट बेच के, हाँ मैं बेचूंगा, हाँ मैं भी खरीद लूंगा, दोनों ने रजामंद हो गए। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टर बाय। बी स्वीकार करे, ठीक है ना। बी मान लो स्वीकार करके, ठीक है, आज मान लो आज की डेट में, आज शायद 8 होगी, 8 तारीख को उसने भेजा है, ये लेटर पोस्ट करने ही वाला था, जिससे पहले स्वीकार करके भेजने वाला था, जिससे पहले उसने मना कर दिया, तो ए का रिवोकेशन हो जाएगा। बी में रिवोक इज एक्सेप्टेड एट एनी टाइम और एट एनी मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए, ठीक है। अपनी जो एक्सेप्टेंस का लेटर है, ठीक है ना, स्वीकार करने का लेटर ए तक पहुंचे, उससे पहले पहले वो कभी भी कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। अब उसने देख लिया, पढ़ लिया, उसके बाद वो मना कर रहा है, ऐसा थोड़े ना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं हो सकता, और बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कानून के हिसाब से चले अपन। और सेक्शन 6 है रिवोकेशन हाउ मेड। अब रद्द कैसे करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, प्रतिसरहण जो कह रहा है बार बार में, वो कैसे करोगे आप, ठीक है ना। उसके तरीके बता रखे हैं, तरीकों में अपन चलते हैं, तो और तरीके भी देखते हैं। देखो रद्द करने के तरीके, देखो हर काम को करने का एक तरीका होता है,
वैसे भी रिवोकेशन को करने का एक तरीका है। प्रतिग्रहण कैसे किया जा सकता है? अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, प्रपोजल ऑफर रिवोक किया जा सकता है, प्रस्ताव बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर और टू द अदर पार्टी, नोटिस देकर किया जा सकता है, ठीक है। बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, जो जितना टाइम, जैसे उसको कहा था 2 दिन के अंदर स्वीकार करके भेज देना, वो बैठा है 2 महीने लेकर, तो अपने आप लैप्स ऑफ टाइम हो गया। इन सच प्रपोजल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज, और जहां पर भी कोई टाइम नहीं हो तो लॉ में एक चीज सटीक चलती है, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल, जो भी रीजनेबल, जो भी उचित लगे, ठीक है ना। और उचित बहुत बड़ा वर्ड है, और इसी में सब वकील और सब जज गोलमाल करते हैं और सब इससे ही सारे जजमेंट निकालते हैं, ठीक है। रीजनेबल टाइम में कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू द फुलफिल ऑफ कंडीशन प्रीसेंटेंट। कंडीशन प्रीसेंटेंट कुछ याद आ रहा है? कंडीशन प्रीसेंटेंट अपन ने टीपी एक्ट के अंदर भी पढ़ा था, सेक्शन 26, वहाँ पर ये लिख रखा था अगर कोई ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी तो कोई ना कोई पहले अगर पूर्व शर्त लगा रखी, पूर्ववर्ती शर्त लगा रखी, उस शर्त को पूरा करना होगा, कंडीशन प्रीसेंटेंट को पूरा करना। उसी तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पहले कोई शर्त पूरी होनी चाहिए, जैसे कि मान लो कि मेरे को 1 लाख रुपए में कोई बाइक खरीदनी है और कंडीशन प्रीसेंटेंट है कि उसका 10,000 रुपये तो पहले देना ही पड़ेगा, उससे पहले आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मैंने 10,000 रुपये एज ए डाउन पेमेंट या एज ए एडवांस नहीं दिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ये कंडीशन प्रीसेंटेंट होती है, पूर्ववर्ती शर्तें होती है जिनको किसी करार में अगर स्पेसिफिकली दिए रखिए तो उनको पहले पूरा किया जाता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द, ठीक है, मर ही गया या पागल हो गया, पागल के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे भी आएगा, सेक्शन 10 बार करता है, और भी कानून भी मना करता है, एविडेंस एक्ट भी मना करता है। तो पागल और डेथ वाले पर्सन के साथ आप नहीं कर सकते, मरने वाले के साथ क्या ही करोगे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, मरते मरते उससे वसीयत पे ज़रूर साइन करवा लेते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो वसीयत का तो दे रखा है मॉरिशस कोजा, ठीक है। मृत्यु की शैया पर बैठे बैठे भी वो क्या करता है, वसीयत पे साइन कर देता है, ठीक है, मॉरिशस कोजा हो जाती है। तो ये चीज़ है। अब बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द इफेक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अब सेक्शन 7 की बात करें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट बिना शर्त की होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 7 कहता है कि साफ साफ होनी चाहिए, ऐसा कोई धुंधलापन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जैसा बोल रखा है कि देखो पहले अपन पढ़ते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही आवश्यक है, आत्यंतिक होना ही आवश्यक है। देखो यार, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक सबसे गंदी बात लगती है मेरे को, चाहे इन्होंने हिंदी इंग्लिश वालों ने तो फिर भी एक ही वर्ड रखा है, लेकिन हिंदी में जगह जगह पहले तो इसको स्वीकृति करके और अब इसको एक्सेप्टेंस को प्रतिग्रहण करके डिफिकल्ट बना दिया जानबूझ के, पता नहीं इनकी क्या जस्ती है। परिवर्तित को संपरिवर्तित, और क्या सीधा सीधा ही लिख देते तुम, पर इनको तो उलझाना थोड़ा ज़्यादा था। प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए, पूरी जितना जोर लग सका ना इनको हिंदी अंग्रेजों की टांग खींचने में उतना लगा दिया, आत्यंतिक होना ही चाहिए। प्रस्तावना को वजन में संप्रवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यंतिक और अविशेषित होना ही चाहिए। पूरा हाइलाइटर लगा लेना यहाँ पे, ऐसा ही बेरेक्ट की जो लैंग्वेज लिख रखी है, ये 2 वर्ड अगर ऐसे के ऐसे भी लिख के आ गया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो भी आपके ज़्यादा नहीं तो आधा 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कैसे ये 2 डिफिकल्ट वर्ड लिख के आ जाना, आत्यंतिक और अविशेषित होना ही चाहिए, और किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्तावना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना चाहिए। यदि प्रस्तावना विहित करती हो, विहित मतलब बताती हो, सीधी सी बात है यार,
बताती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना चाहिए। प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए जो प्रस्तावक उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा। उसकी प्रस्तावना विहित प्रकार से ही प्रतिग्रहित की जाएगी, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिग्रहित करता है। ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने उलझाया ना, अपन को भी एग्जाम में लिखे ऐसे ही उलझाना है। ठीक है ना। एग्जामिनर को बार बार प्रतिग्रहित, कभी इधर कभी उधर। देखो, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposer prescribe the manner in which is to be accepted. If the proposal prescribe a manner in which it is to be accepted, then the acceptance is not made in such manner. The proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if it fails to do accept, he accepts the acceptance. कहने का मतलब है, इसने ये बात कही कि दोनों चीजों पे दोनों पे ही देखो इम्पोर्टेंट केस है। ये जो पैरा 2 है, पैरा 2 के अंदर है ना दो मेन केस के थ्रू ये बात समझने की कोशिश करना। पहला तो ये कह रहा है कि यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। यूजुअल मैनर का मतलब है, देखो हाइडी वर्सेस व्रिंच का केस है, उसमें क्या था, उस केस में ये था कि व्रिंच जो होता है वो हाइडी को अपना जो फार्म हाउस है, ठीक है ना, वो 1000 पाउंड में बेचने का ऑफर देता है। और हाइडी ने क्या कहा कि खरीद तो लूंगा लेकिन 950 पाउंड ही दूंगा। ठीक है, खरीद तो लूंगा पर 950 पाउंड ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। और पहली बात क्या कहती है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब बिना शर्त की होनी चाहिए। अब विशेषित का मतलब है बिना शर्त की होनी चाहिए। और इसमें इसने शर्त लगा दी 50 पाउंड कम कर दी है, तो फिर उसने उसके ऑफर को उसी तरीके से कैसे माना, जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा। ये है यूजुअल और रीजनेबल मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट। जो ऑफर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था कि ऐसा 1000 पाउंड, तो 1000 पाउंड का मतलब 1000 पाउंड ही है, ना ऊपर ना नीचे, तो एक्सेप्टेंस होगी। नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस हाइडी वर्सेस व्रिंच के केस में एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई थी, इसे काउंटर ऑफर, प्रति प्रस्ताव माना गया था। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या थी, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं थी, तो ये शर्त लगाती, उसने शर्त ये लगाती 50 पाउंड कम कर दिया। दूसरा इसका जो है ना, ये चीज कह रहा है कि मतलब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड इंसिस्ट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही होनी चाहिए, नहीं तो अगर कोई शर्त अगर उसने ऐसा कह दिया कि आपने ऐसा स्वीकार नहीं किया या आपने मना कर दिया तो मैं ना को हाँ समझूंगा ऐसा बोल दिया कि कोई प्रस्ताव किया, अगर आपने मना कर दिया, जवाब नहीं दिया टाइम पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाने का, यूट्यूब पे क्लासेस देने का वादा किया, ठीक है, ऑफर दिया, और आपने कहा कि अगर 2 दिन में 2-3 लेक्चर नहीं बनाए ना आपने, ठीक है चौहान साहब, तो फिर मैं आपको आपका ना, आपके ना कोई हाँ मान लेंगे। ठीक है ना, कुछ भी मान लो आप, अब ना को हाँ तो कैसे मानोगे, पर हाँ मान लेंगे कि आपने लेक्चर अपलोड कर दिए, ऐसे मान लो। तो ये चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ एक्सेप्टेंस के रूप में नहीं आती है। अब ना को ही हाँ मान रहे हो, अब मैंने 2 दिन के अंदर लेक्चर अपलोड किए नहीं और आप इसी चीज़ को क्या मान रहे हो, मेरी स्वीकृति मान रहे हो, तो ये चीज़ें भी एक्सेप्टेंस का रूप नहीं कहलाएगी। मतलब यहाँ पर मैंने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी है। और इसके अंदर केस बहुत ही फेमस केस है, भतीजा भांजा जो भी होता होगा, नेफ्यू, ठीक है ना, तो फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस है, नेफ्यू का केस है। इसके अंदर है, इसमें यही बताया गया था कि इसमें इसको बेचने का, अपना वो जो घोड़ा बेचने का, शायद घोड़ा होता है इसके अंदर, घोड़ा बेचने का करार करता है और कहता है कि अगर स्वीकार नहीं किया तो मैं ये मान लूँगा कि तुमने इतने टाइम में अपनी स्वीकृति नहीं दी या मेरे को बताया नहीं कि तुम्हें घोड़ा खरीदना है, तो मैं ये मान लूँगा कि तुमने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर उसने 2 दिन या 3 दिन जो भी उसको टाइम दिया, वहाँ पर उसने स्वीकार किया ही नहीं, तो उसकी कैसे मानोगे
कि मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि उसने स्वीकृति दे दी, ठीक है, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। मियर साइलेंट इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये था फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले के अंदर, वो चुप था, ठीक है ना, और चुप था तो चुप को आप उसकी कंसेंट, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो हाइडी ब्रिंच वर्सेस हाइडी का केस लिख सकते हो। ब्रिंच वर्सेस हाइडी, ब्रिंच का है WRENCH ब्रिंच वर्सेस HYDE हाइडी का केस है। और दूसरा जो केस है फेल्ट हाउस, FELT फेल्ट हाउस, HOUSE हाउस वर्सेस बिंडले, BINDLYE, ठीक है, बिंडले का केस है, ठीक है। आप थोड़ा मेरे को और सपोर्ट करो ताकि मैं भी डिजिटल बोर्ड लेके आऊँ। डिजिटल बोर्ड में मेरे को अच्छा नहीं लगता, बाकी मैं तो वो वाइट बोर्ड लेके आना चाहती हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा सिस्टम बन जाए कि ढंग से व्यवस्थित वीडियो बने, ठीक है। लिख कर पढ़ाने का बड़ा ही शौक है मुझे, वैसा हो जाए तो और ही बढ़िया है, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, वीडियो ढंग से बनती नहीं है। मैंने कोशिश तो बहुत की। अब आगे चलते हैं सेक्शन 8 पर, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? कोई कंडीशन परफॉर्म करके, ठीक है, ऑफर की कंडीशन परफॉर्म करके हो सकती है, और कंसिडरेशन रिसीव करके हो सकती है। मैंने 10 लीटर पेट्रोल खरीदने का ऑफर किया, मैंने उसको 10 लीटर के पैसे दे दिए, तो मेरी क्या हो गई? स्वीकृति हो गई, ठीक है। और उसको क्या है, वो पूरा करना पड़ेगा, 10 लीटर पेट्रोल बेचना पड़ेगा। मैंने कहीं पर पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और मैंने वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा जहाँ पर भी लेक्चर करना था वो कर दिया। यहाँ पर इसमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिंगिंग वाला बहुत चलता है। कहाँ पर गाने के लिए जाना था किसी सिंगर को, और वो जाता है, ये एंटिसिपेटरी में अपन पढ़ेंगे, एंटिसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 39 के अंदर, ठीक है। तो सिंगिंग के लिए जाना था, ठीक है, और वो वहाँ पर गाना गा के आ गया या आ गई, ठीक है, तो वो जो है उसने अपनी कंडीशन परफॉर्म कर दी, बदले में उसको पेमेंट मिलना चाहिए था, या जो भी जैसा डिसाइड हुआ था वैसा मिलना चाहिए था, तो वो ही एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, कोई कंडीशन परफॉर्म करके कर सकते हो, और कोई रिसीव कंसिडरेशन रिसीव करके कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर प्रपोजल फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विथ द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट केस है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकपॉल कंपनी का केस है, इन्फ्लुएंजा वाला केस है। उसमें ये कंपनी दावा करती है हमारी ये दवाई लो खांसी की या जो भी है, इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं होगा। अगर जिसको हो भी जाए, जैसा हम बताते हैं, जैसे दिन में 3 बार लेनी है, ऐसे लेनी है, गर्म पानी से लेनी है, और वैसे ही अगर किसी ने लिया, किसी पेशेंट ने लिया, किसी व्यक्ति ने लिया, और उसको अगर फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम इनाम के तौर पर उसे राशि देंगे। ऐसा हुआ, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने, एक शायद महिला थी इसके अंदर, ठीक है, तो महिला ने ली और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, उसने क्लेम कर दिया कंपनी के ऊपर कि मुझे तो अब इनाम मिलना चाहिए, मुझे तो अभिमान होके भी इनाम मांग रही है, ठीक है ना, तो इनाम मिलना चाहिए, और मांगना भी चाहिए। ऐसे कंपनी फालतू के फर्जी एडवर्टाइजमेंट करती है तो मांगना भी चाहिए। तो मांग लिया, मांगा तो कंपनी ने मना कर दिया कि ये तो खाली इनविटेशन टू ऑफर था, तो कहा कि इनविटेशन टू ऑफर नहीं था, ऑफर ही था और आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकपॉल कंपनी का केस था, LLB में, LLM में, सब में आता है अगर ये हो तो। सेक्शन 9 है प्रोमिसेस एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। हो सकता है एक्सप्रेस का मतलब आप सब जानते हो, बता के, बिल्कुल ठोक पीट के बता के भी कर सकते हो, ठीक है, प्रोमिसेस। और इम्प्लाइड विवेक से चुप रह के भी इशारों में भी अपनी बात समझा सकते हो। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स है, ठीक है ना। पूरा बता के नहीं, इशारों में किया, ठीक है, कोई अदर तरीके से किसी कंडक्ट से किया तो प्रॉमिस को इम्प्लाइड प्रॉमिस माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी सेक्शन 1 से लेकर जो भी मैंने 9 तक बताने की कोशिश की। सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में लेके आ रही हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसमें, तो कहीं क्लैश हो जाएगी मेरी वीडियो, सारी मेहनत बेकार जाएगी। वैसे भी 3-4 वीडियो क्लैश हो चुकी हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो तैयारी करें और हो सके तो सपोर्ट भी करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेके आऊँगी आपके लिए।